ये जबान आपने ही दी है, यही जबान घूम फिर कर अब आप तक वापस आ रही। लड़की ने गाली निकाल दी, यही बात बहुत चुभ रही है अब। बातचीत में गालियां ना हो, संवैधानिक पद की एक गरिमा हो, बिल्कुल होनी चाहिए, पर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? 15 साल की एक बच्ची पर या सत्ता में बैठे लोगों पर? दोस्तों, स्क्रीन पे आप ये जो आदमी की फोटो देख रहे हैं ना, ये है देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि जिसने इनका ये कार्टून बनाया उसका क्या हश्र हुआ? मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा, बड़ा इंटरेस्टिंग, 500 साल पुराने भारत में चलते हैं। आंध्रा के एक राजा कृष्णा देवारिया, उन्होंने एक अनजान विदेशी घोड़े के व्यापारी को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि मैं ऐसे घोड़े खरीदूंगा। एडवांस में दे दी, कोई गारंटी नहीं ली। तेनाली रामा ने एक दो दिन बाद एक लिस्ट बनाई, राज्य के बेवकूफों की लिस्ट, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम लिखा महाराज का। कैन यू इमेजिन, बंदा महाराज को बेवकूफ कह रहा है। महाराज ने पूछा कि ये क्या है? कहता, महाराज, जो आदमी किसी अनजान व्यक्ति को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे बिना किसी गारंटी के, उसको मूर्ख ही कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे। महाराज ने पूछा कि अगर वो बंदा घोड़े ले आया तो? कह रहा, फिर सबसे बड़ा मूर्ख वो होगा, आपका नाम काट के उसका लिख दूंगा। अब ये क्या था? ये था सत्ता में बैठे आदमी को उसकी किसी पॉलिसी, किसी फैसले को सटायरिकल मैनर में क्रिटिसाइज करना। इस सिस्टम का हिस्सा था हमारे पुराने भारत में। क्या आज ऐसा किया जा सकता है? सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो लोगों पर सत्ता का मजाक उड़ाने को लेकर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पर एक बात है दोस्तों, कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई बच्चों ने। अब एफआईआर हो रही है, एक एफआईआर इन पर भी हुई। इन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया। अब इन्होंने माफी मांग ली है पूरे देश के सामने। कुछ अंधभक्तों को तो इसी बात की खुशी है। एक 15 साल की बच्ची को पूरे देश के सामने ऐसे माफी मांगनी पड़े, आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगा। खैर, प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ और एफआईआर नोएडा में, और कंप्लेनेंट कौन है? कोई भी हो सकता है। इस केस में एक वकील है जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं है। और ऑफेंस क्या है? पब्लिक मिसचीफ, इंसल्ट, डेफेमेशन। डेफेमेशन किसकी? पीएम की। पीएम ने कोई कंप्लेंट नहीं की। इसके लीगल पहलू को भी समझेंगे। दोस्तों, सत्ता में बैठे आदमी का मजाक उड़ा देना या उसके ऊपर कोई कार्टून बना लेना, फिर उसकी एफआईआर हो जानी, केस हो जानी, कोई नई चीज नहीं। और इंस्टा के जमाने में तो लोग इसको खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। लेकिन क्या भारत में सत्ताधारी अपने मजाक से हमेशा से क्या इतने घबराते थे? आज तो डेमोक्रेसी है। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों, हजारों साल पुराने का भारत, जब राज दरबार होते थे, सामने राजा बैठे, जिसकी एक इशारे पर सर कलम हो जाए, उसी के सामने एक आदमी खड़ा है जो राजा का मजाक उड़ा रहा है, उसके फैसलों पर सीधा तंज कस रहा है, और राजा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इस आदमी को तनख्वाह पे रखा है, सैलरी पे रखा हुआ है इस आदमी को मजाक उड़ाने के लिए अपना। अब ये वाइब कुछ अजीब है। एक तरफ हजारों साल पहले राजा पैसे देकर अपना मजाक उड़वा रहा है और खुश हो रहा है, दूसरी तरफ आज 2026 एक डेमोक्रेसी में इंस्टाग्राम के रील पर पुलिस ढूंढ रही है किसने बनाया है ये कंटेंट, किसने फॉरवर्ड किया है। जो चीज सैकड़ों सैकड़ों साल पहले नॉर्मल थी, आज वो इलीगल कैसे हो गई? वो आदमी जो राजा को बेधड़क उसका मजाक उड़ाता था, मजाक के जरिए उसको क्वेश्चन करता था, उसे राजा खुद पैसे देता था, और आज का जेनजी जो मीम और रील के जरिए इसी काम को कर रहा है, उस पर केस हो रहे हैं। उस पुराने आदमी का नाम था दोस्तों विदूषक। ये बंदा जो सत्ता को बेधड़क रोस्ट कर सकता था, आईना दिखा सकता था, धीरे धीरे गायब हो गया। और आज जो विदूषक बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सत्ता से मजाक मजाक में सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको मिल रही है ट्रोलिंग और एफआईआर। सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़े मीम्स और रील्स पर एक्शन लिया जा रहा है। पीएम मोदी और सरकार पर बने जोक्स को डिलीट किया जा रहा है। आज हम समझेंगे दोस्तों मीम्स की ताकत क्या है और क्यों सत्ता में बैठे लोग इनसे डरते हैं। हजारों सालों में वो कैसे बदला, और एक लोकतंत्र के लिए मीम्स जरूरी क्यों है, क्यों छीने जा रहे हैं। सत्ता में बैठा हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं अंधा हो जाता है, उसको पावर मिल जाती है ना बहुत सारी। पुराने भारत में भी ऐसा ही था। आज ही की तरह सत्ता के जो शीर्ष पे बैठे लोग थे, उनके आसपास यस सर टाइप लोग होते थे कि कौन मना करे, चापलूस किस्म के लोग। वो राजा की हर सही गलत बात को सिर्फ सही बताते थे। वाह क्या बात है, वाह क्या फैसला है। अब इससे होता यह था कि गलत फैसले भी लागू हो जाते थे। अब राजा के फैसले को कौन चैलेंज करे, कौन गलत कहे, इसी काम के लिए होते थे विदूषक, जो गलत नीतियों पर चोट करता था, गलत फैसलों को सटायर में लपेट कर राजा के सामने रखता था। जैसे मैंने तेनालीरामा किस्सा आपको बताया कि जिसने राजा को मूर्खों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। इस अरेंजमेंट से राजा को अपने गलत फैसलों के बारे में पता लगता रहता था और एक चेक रहता था। भारत में अलग अलग वक्त में अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई स्टैंड अप कॉमेडियन मिलते हैं जो सीधा सत्ता का मजाक उड़ाते थे। पर ये सिस्टम गायब कैसे हुआ? कहां चले गए विदूषक? अंग्रेजों का राज आया, राजा महाराजाओं का दौर खत्म हुआ, दरबार खत्म हुए, विदूषक भी गायब हो गए। पर सटायर नहीं मरता है, वो अपनी फॉर्म बदलता है, अगले लेवल में अपग्रेड करता है अपने आप को।
अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जमाने में लंदन से एक मैगजीन आई, उसका नाम था पंच, जो सटायर और कार्टून के लिए मशहूर थी। इंडियन कॉमेडियंस ने, इंडियन पत्रकारों ने इसी स्टाइल को अपनाकर अपना एक देसी वर्जन शुरू कर दिया, नाम रखा हिंदी पंच। और लखनऊ से निकलती थी एक मैगजीन अवध पंच, उर्दू में वीकली। इस मैगजीन में अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा सटायर होता था। इसमें छपे कार्टून अंग्रेजों को राजद्रोह जैसे लगने लगे। अंग्रेजों की जालिम हुकूमत को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो तो हमें लूटने आए थे। मजाक उनके लिए राजद्रोह जैसा था, क्योंकि उन्हें हमेशा विद्रोह का डर रहता था और वह चाहते थे कि लोग उनसे डर के रहें। उनकी सत्ता चल ही डर के साए में रही थी। भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद एक नाम आया जिसे आज भी इंडियन पॉलिटिकल कार्टूनिंग के पापा कहा जाता है, के शंकर पिल्लई। बस शंकर के नाम से मशहूर। उन्होंने 1948 में शुरू की शंकर्स वीकली। ये जो बंदा मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, नेहरू जी का जो कार्टून था, वो इन्होंने ही बनाया था। शंकर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगभग 4000 कार्टून बनाए। और नेहरू का रिएक्शन क्या था? नेहरू खुद कहते थे, शंकर मुझे बख्शना मत। अब जरा सोचिए, देश का सबसे पावरफुल इंसान खुद कार्टूनिस्ट से कह रहा है, जो उनका मजाक उड़ा रहा है कि मुझ पर और तीखे कार्टून करो, मुझ पर और तीखे कार्टून बनाओ। अब ये उस दौर की लीडरशिप का एक कॉन्फिडेंस लेवल हमें दिखाता है कि वो कॉन्फिडेंट है, इनसिक्योर नहीं है। ना विदूषक को सजा मिली, ना शंकर को सजा मिली। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारे पॉलिटिकल कार्टूनिंग में। वो टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों 2012 में, जहां से कार्टून पर, मीम पर, जोक पर मुकदमे शुरू हो गए। 2012 की बात है, शंकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। 2012 में शंकर का बनाया हुआ एक पुराना कार्टून 1949 का वापस चर्चा में आता है। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक स्नेल पर सवार हैं, जिस पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, और पीछे नेहरू खड़े हैं हाथ में कोड़ा लिए। ये कार्टून ये दिखा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनने की जो प्रक्रिया है बहुत स्लो चल रही है। इसको लिख के नहीं बताया, कार्टून बनाकर एक्सप्रेस कर दिया। अब इस कार्टून को एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस की बुक में छाप दिया 2012 में। संसद में तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया। रिजल्ट क्या हुआ? कार्टून को किताब से हटाना पड़ा। अब आप सोचिए, वो कार्टून जो 1949 में छपा, जिस वक्त नेहरू भी थे और कह रहे थे कि शंकर मुझे बख्शना मत, जिस वक्त अंबेडकर भी थे, उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2012 में उसके ऊपर विवाद हो गया, मतलब उसको बैन करना पड़ा। और यहां पता लग रहा है कि टॉलरेंस का लेवल हमारा गिरना शुरू हो गया। इसी साल की बात है, 2012 में एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें संसद भवन को शौचालय की तरह दिखाया, जिस पर मक्खियां भिनक रही थी। असल में एक ये जो कार्टून था, एक करप्शन पर एक सटायर था, क्रिएटिव मैनर में। उस कार्टून के लिए उन पर सेडिशन का केस लग गया। वही कानून जो कभी अंग्रेज इस्तेमाल करते थे आजादी के आंदोलनकारियों को दबाने के लिए। अब आप सोचिए दोस्तों, विदूषक को कभी जेल नहीं भेजा गया, शंकर के ऊपर कभी राजद्रोह का केस नहीं हुआ, लेकिन 21वीं सदी में 2012 में एक कार्टून के लिए, एक कार्टूनिस्ट को, उसके ऊपर सेडिशन लग जाता है। ये जो भारत का ये जो सटारिकल जो हिस्ट्री है, उसका एक बड़ा यू टर्न था। और ये पिछली सरकार की बात है, यहाँ सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है दोस्तों। ये पैटर्न बार बार आपको अलग अलग सरकारों में देखने को मिल जाता है। कभी किसी कार्टूनिस्ट पर, कभी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन पर, कभी किसी टीवी शो पर आपको मुकदमे देखने को मिल जाएंगे। कुणाल कामरा को तो धमकियां भी मिलती रही हैं। आखिर मीम और सटायर किसी डेमोक्रेसी के लिए इतने जरूरी क्यों है? सिर्फ हंसी मजाक है या उससे कुछ बड़ा? देखो दोस्तों, हर समाज में गुस्सा जमा होता रहता है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अब ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। जब सिस्टम उसे शांतिपूर्ण तरीके से निकलने की जगह देता रहे, जैसे कि मीम्स में, कार्टून में, कॉमेडी में, या किसी भी आर्ट की फॉर्म में, तो ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। लोग हंसते हैं, गुस्सा हल्का होता है, डेमोक्रेसी सांस लेती है, सरकारें सीखती रहती हैं। लेकिन जब ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो गुस्सा कहीं और ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर आता है। तो सत्ता के खिलाफ मीम, कार्टून और मजाक को दबाना असल में समाज का जो प्रेशर कुकर है उसकी सीटी को बंद करने जैसा है। इसका फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो मीम कल्चर है ना, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत है। मीम आम आदमी तक बहुत एकदम से पहुंचता है। मतलब नहीं है किसी के पास टाइम कि लंबा कोई भाषण सुने किसी लीडर का, कोई लंबा चौड़ा कोई आर्टिकल पढ़े किसी इंटेलेक्चुअल का। मीम कुछ सेकंड में अपनी बात रख देता है, सीधा राजनीति से जोड़ देता है। एक जेनजी स्टूडेंट जो कभी न्यूज़पेपर नहीं खोलता, वो एक मीम को स्क्रॉल करते हुए समझ आता है कि सिस्टम में क्या गड़बड़ और क्या गलत चल रहा है। हालांकि मैं कहूंगा कि दोस्तों आपको अखबार पढ़ने चाहिए। जिस देश में सत्ता पर खुलकर हंसा जा सके वहां डेमोक्रेसी जिंदा है। जिस देश में मजाक बनाने से लोग डरें, समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो मीम और सटायर है, ये डेमोक्रेसी का एक हेल्थ चेकअप है। अमेरिका दुनिया की सबसे हेल्दी डेमोक्रेसी, ट्रंप दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा, नो किंग प्रोटेस्ट रिसेंट हुए थे अभी,
उसमें आप देखो तो कितने गंदे, कितने भद्दे, कितने मतलब क्या ही कहें मीम बनते थे। प्रोटेस्ट में जो है वो मीम और प्लेक कार्ड और कार्टून बनते थे ट्रम्प को लेकर। हमारे यहाँ के लोग तो हाय हाय करते रह जाएं कि हाय हाय। दुनिया भर में दोस्तों ये पैटर्न देखा गया है। जिन देशों में सत्ता कॉमेडी, कार्टून और सटायर को कुचलना शुरू कर दे, वहां अक्सर बाकी फ्रीडम भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो डेमोक्रेसी का एक टेस्ट ये भी है कि क्या लोग सत्ता पर बिना डरे हंस पा रहे हैं, क्या बिना डरे सत्ता का मजाक उड़ा पा रहे हैं। अगर हाँ, तो डेमोक्रेसी जिंदा है। हमारे मीम्स, हमारे सटायर आज विदूषक का रोल निभा रहे हैं। हर वायरल मीम असल में जनता का एक ऑफिशियल चेक है सरकार के लिए। लोग असल में क्या महसूस कर रहे हैं, ये मीम हमें दिखाते हैं। मीम सिर्फ मस्ती नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का एक जरूरी पार्ट है। और यही जरूरी पार्ट, ये जरूरी चीज आज नोटिस, एफआईआर और ट्रोलिंग का सामना कर रही है। विदूषक की अपनी इंपॉर्टेंस रही है, और आज का विदूषक दरबार में नहीं है, हमारे फोन की स्क्रीन में है। रील, मीम, ट्रेंडिंग ऑडियो, लिम सिंक, वो क्या कहते हैं उसको, गेट रेडी विद मी, GAWM, ये सब देखा ना हमने CGP के प्रोटेस्ट में। ये सब आज की जनरेशन की भाषा है। प्रोटेस्ट में हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स के वीडियो पर विट्टी कैप्शन, जोक्स, बिल्कुल नो कैप, कहीं कहीं तो अनफिल्टर भी, गालियां भी थी, पूरी तरह तंज था, लेकिन पॉलिटिकल जो मोटिव था हर चीज का वो क्लियर था। और ये अनसीरियस जनरेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ अपनी बात कहने का तरीका बदल चुकी जनरेशन है। सीरियस स्पीच की जगह आयरनी, ह्यूमर, इनसाइड जॉक उसने ले ली है। जेनजी को यही भाषा पसंद है, उसकी यही भाषा है, यही उसको पसंद भी है। और सत्ता का रिएक्शन क्या रहा? दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस भेजी, पोस्ट हटाने के लिए। मेटा और एक्स के कई कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट हटवाए गए। वजह क्या थी कि जी प्रधानमंत्री के ऊपर मीम बना दिए, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा दिया, रील्स बना दिए, सटायर बना दिए। देखो पुलिस का और जो जो बीजेपी के नेता वगैरह को कुछ लोगों का ये कहना है कि भाषा में मर्यादा होनी चाहिए, संवैधानिक पद का सम्मान जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल बड़ा है, क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता? और रही बात अनफिल्टर्ड भाषा की, तो दोस्तों आप किसी ऐसे कंटेंट को देखिए जो एंटी बीजेपी हो, एंटी आरएसएस हो, किसी बीजेपी के लीडर के खिलाफ हो, क्रिटिकल सा कंटेंट कोई भी हो, आप इतने गंदे घटिया कमेंट्स आपको उसके कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, खासतौर पर एंटी वुमेन कमेंट। आप एक बार बोल के तो देखिए, बीजेपी बीजेपी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, आपका इनबॉक्स जो है भर जाएगा गंदी गंदी गालियों से। और एक कमेंट करने वाले सारे अनभक्त IT सेल के लोग। और ये सिलसिला 10-12 सालों से चलता आ रहा है। ये जबान आपने ही दी है, यही जबान घूम फिर कर अब आप तक वापस आ रही है। एंटी नेशनल कहना, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी, गोली मारो सालों को, ये सब आप ही ने तो दिया है। ये शब्द सारी आप ही की इजाद है। आपके बड़े बड़े लीडर्स ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट्स में यूज होने वाली जबान को तो मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। और लीडरशिप ऐसी जबान होगी तो नीचे की जनरेशन क्या सीखेगी? किसी लड़की ने गाली निकाल दी, यही बात बहुत चुभ रही है आपको, लेकिन IT सेल लड़कियों को जैसे टारगेट करते हैं, जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं वो लड़कियों के लिए, वो क्यों नहीं चुभ रही है किसी को? लड़कियों को गाली निकालना हमारी मर्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़कियों को जो गालियां निकालते हैं वो किसकी मर्यादा है? अब कानून की बात करें, आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो हमें राइट देता है किस बात का? सरकार की आलोचना करने का, मीम बनाने का, कार्टून बनाने का, सटायर करने का, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। लेकिन हाँ ठीक है बात कि ये जो राइट है वो अनलिमिटेड नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पब्लिक डिसऑर्डर ना हो, डेफेमेशन ना हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला ना इन्वॉल्व हो। पर दोस्तों क्या गाली देना कोई ऑफेंस है? अभी इस लड़की पे जो FIR हुई है उसमें सेक्शंस क्या लगे हैं? उसमें लगे हैं 351, 353, 356 ऑफ BNS, यानी ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक मिसचीफ और डेफेमेशन। आप खुद बताइए, क्या कोई ब्रीच ऑफ पीस हुआ है? क्या कोई पब्लिक मिसचीफ हुई है? और अगर डेफेमेशन की बात हुई है तो डेफेमेशन किसकी? जिसने कंप्लेंट की है उसकी डेफेमेशन तो हुई नहीं, उसको कंप्लेंट देने का क्या हक है? और जिसकी डेफेमेशन हुई है वही तो कंप्लेंट करेगा ना। एक डेमोक्रेसी में बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जितने बड़े ओहदे पर, जितने बड़े पद पर वो बैठा है, उसको उतनी ज्यादा पब्लिक क्रिटिक के लिए तैयार रहना होगा। कोई मीम, कोई मजाक किसी नेता को शर्मिंदा कर दे या अनकंफर्टेबल कर दे, उससे पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे कि उसने गालियां दी, गाली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? देखो दोस्तों, जेनजी का सटायर जो है ना, वो विदूषक और शंकर के कार्टून जैसा कंफर्टेबल नहीं है। उसकी अपनी वाइब है, और ये वाइब पिछले 10-12 सालों में बनी है। आपके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जबान देखिए आप, कैसी जबान वो इस्तेमाल करते हैं, और आप उनसे गले मिलते हैं
तो नई जनरेशन देख रही है कि आपके दोस्तों की जबान कैसी है, आपके एमपी पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, कैसे गाली गलौज करते हैं, ये जनरेशन सब सुनती है। रमेश भिदुरी जी ने कैसे पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिट एक एमपी को क्या कहा उन्होंने, प्रियंका गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, आपको क्या लगता है ये जनरेशन सुनती नहीं है? ये वो सब देखती है, ये वो सब सुनती है, और ऐसे ही जबान इवॉल्व होती है ऊपर से नीचे तक। बातचीत में गालियां ना हो, संवैधानिक पद की एक गरिमा हो, बिल्कुल होनी चाहिए, पर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? 15 साल की एक बच्ची पर या सत्ता में बैठे लोगों पर? आप सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जरा अपने गिरबान में एक बार झांकिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी की असली परीक्षा वोटिंग में, इलेक्शंस में नहीं है, इस बात से नहीं है कि हम कितनी सीट जीत कर आए हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है।